नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं इतिहास की क्लास कक्षा 12 चैप्टर फर्स्ट और बिंदु भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। इससे पहले तक हमने अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ लिया था। आज अपना ये बिंदु है वो ये बताता है कि हमारी भारतीय संस्कृति है वो भारत में प्रसिद्ध है, हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके वो कौन कौन से साक्ष्य हैं जिससे दुनिया के दूसरे देशों में भी हमें ये सबूत मिलते हैं कि हमारी संस्कृति भारतीय भूभाग के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी ये काफ़ी विकसित थी, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे इन सारे तथ्यों की। पहला तथ्य या पहला सबूत, हमारी संस्कृति भारत के साथ साथ उत्तरी भागों में वियतनाम, चीन, इन क्षेत्रों में भी फैली हुई थी। चीन में हमारी संस्कृति प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे, जिसका हमें एक सबूत मिलता है चीन की दीवार, जिसका नाम आपने सुना होगा कि चीन के ऊपर जब हुणों के आक्रमण होते थे उस समय चीनियों ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण किया। उस चीन की दीवार पर या उसके एक मुख्य द्वार पर संस्कृत भाषा में एक लाइन लिखी हुई प्राप्त हुई है, जिसका अर्थ है यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे। अर्थात जो दुश्मन है या अपराधी है जो चीन पर आक्रमण कर रहे हैं उनसे ईश्वर हमारी रक्षा करे। इससे ये साबित होता है कि वहाँ के लोग या चीन में भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग निवास करते थे। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति का पूर्णतया अध्ययन करने के बाद में कुछ विदेशी जो विद्वान हैं उन लोगों ने ये सार निकाला है कि भारतीय संस्कृति वास्तव में ही काफ़ी विकसित संस्कृति रही है। एक विद्वान हुए सर वाल्टर रेले, जिन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति की परिभाषा दी है कि ऐसा लगता है भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने से कि शायद प्रथम मानव प्राणी का निर्माण ऐसा लगता है भारत से ही हुआ है, कि भारत की संस्कृति इतनी प्राचीन एवं इतनी समृद्ध है कि दुनिया भर की संस्कृतियों का अध्ययन करने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जैसे भारत मानव सभ्यता या प्रथम मानव की शुरुआत ही भारत से ही हुई है। दूसरे एक विद्वान हैं कर्नल अलकाट, जिन्होंने मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारत को बताया है। इससे ये लगता है कि हमारी संस्कृति है वो दुनिया में विकसित संस्कृतियों में रही है। उसके बाद में हमारी भारतीय संस्कृति को एक जो पुराण है अग्नि पुराण, उसमें हमारी भारतीय संस्कृति को या भारत को, भारतीय भूभाग को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा गया है। हमने पाठ के शुरू में पढ़ा था विष्णु पुराण, जिसमें भारतीय भूभाग का उल्लेख किया गया है, तो अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से संबोधित किया गया है। देखिए कैसे किया गया जम्बू द्वीप से, क्योंकि हमारा देश भारत भारतीय भूभाग के अलावा दूसरे जो द्वीप है, पड़ोसी द्वीप, उनमें भी फैला हुआ भारतीय संस्कृति फैली हुई थी, जिनमें मुख्य जो द्वीप है भारत के अड़ोस पड़ोस के द्वीप हैं, उन सारे द्वीपों को मिलाकर नवद्वीप के नाम से पुकारा गया है। जिनमें देखिए नवद्वीपों में जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबोज, श्याम, चंपा, बर्मा या अपना जो दक्षिणी पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश लंका, ये सारे द्वीप भारतीय संस्कृति वाले द्वीप ही थे। इसलिए भारतीय संस्कृति केवल भारतीय भूभाग में ही नहीं बल्कि इन द्वीप समूहों में भी पाई जाती थी। अब देखिए हमारे देश की संस्कृति दुनिया भर में कैसे पहुंची, इसका ये सबूत है कि हमारे यहाँ के लोग शुरू से ही पराक्रमी हुए, व्यापार वाणिज्य में रुचि रखने वाले हुए,
तो ये आर्य सभ्यता है वो दुनिया भर में भारत से दूर दूर तक फैली। हमारे देश के अंदर जो महान ऋषि मुनि हुए, उन्होंने इस आर्य सभ्यता को ऐसा कहकर उनमें संचार पैदा किया या उनमें ऐसी प्रेरणा पैदा की, क्रीणवंतो विश्वम आर्यम। ये हमारे ऋषियों का एक प्रमुख आदर्श वाक्य रहा है और इसके साथ ही हमारी आर्य सभ्यता है या आर्य लोगों का शुरू से ही रुचि रही है कि वो दुनिया के देशों में दूर दूर तक गए और वहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति को फैलाया। जिसमें देखिए उदाहरण के लिए जैसे जावा है, सुमात्रा है, कंबोडिया है। कंबोडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारतीय मंदिर या भारतीय संस्कृति के अवशेष वो आज भी प्राप्त होते हैं। ऐसे और बहुत सारी जगह जहाँ पर भारतीय संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे ये पता लगता है कि भारतीय संस्कृति दुनिया के कोने कोने तक फैली हुई थी। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का भारतीय धरातल के अलावा दूसरे स्थानों पर भी फैलने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अब बिंदु दूसरा आता है प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। देखिए हमारी जिस प्रकार से पहिए के आविष्कार से जो परिवहन के साधन हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हैं, वैसे ही समुद्री व्यापार में या दुनिया भर में जो व्यापार समुद्री रास्तों से होता है वो पूरी दुनिया की एक रीढ़ की हड्डी है। उस नाविक शक्ति की शुरुआत हमारे देश में किस प्रकार से हुई? एक शब्द है नव, जो नाव शब्द को या नौका शब्द इसका अर्थ बताती है। इसके बाद में नाव, फिर अंग्रेजी में इसे नेविगेशन के नाम से पुकारा जाता है। ये सारी चीज़ें समुद्र में चलकर व्यापार है या सवारियों के आने जाने के लिए है, इसमें काम आने वाली नाव है वो इससे बनती है। देखिए भारतीय इतिहास में नाव का क्या इतिहास रहा है या समुद्री व्यापार का क्या इतिहास रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश लगभग इसकी सीमा है वो समुद्रों से लगती है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, और प्राचीन काल से ही इन समुद्री तटों पर बड़े बड़े बंदरगाह हुए, जिनसे खूब पहले तक ही है वो व्यापार वाणिज्य चलता रहता था। इसका सबसे पहला उदाहरण कोलंबस, जब कोलंबस का जन्म हुआ था उससे पहले भी हमारे देश में बड़े बड़े जहाज होते थे। इन जहाज़ों के प्रमाण हमें सबसे पहले सिंधु सभ्यता में लोथल नामक बंदरगाह पाए जाने से हमें पता चलता है। देखिए लोथल बंदरगाह है ना, उससे सिंधु सभ्यता के समय से ही व्यापार होता था और बड़े बड़े जहाज यानी लगभग 1400 फीट इसकी जो समुद्र की दीवार है या गोदी की दीवार है जहाज़ रुकने वाले स्थान की, वो वहाँ थी। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा बंदरगाह था और लगभग 756 फीट लंबे जहाज़ है वो वहाँ पर आकर रुकते थे। ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद में है एक उदाहरण और है, एक चीनी यात्री आया फाइयान, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया। उसने अपने पुस्तक में लिखा है कि भारतीय जो समुद्री तट है इस पर इतने बड़े बड़े जहाज चलते थे जिसमें हजारों आदमी एक साथ यात्रा कर सकते थे, और मैं खुद दक्षिण भारत से चलकर चीन तक ऐसे जहाज़ में गया हूँ, मैंने यात्रा की है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो नाव या समुद्री व्यापार इन प्राचीन काल में ही काफ़ी समृद्ध था। तो देखिए अब इसके बाद में आता है उस समय के बड़े बड़े बंदरगाह। पश्चिमी समुद्री तट पर सोपारा एवं भृगुकच्छ ये प्राचीन बंदरगाह थे जो व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, तथा खूब मात्रा में वहाँ पर जहाज़ है वो आते जाते रहते थे। इसके अलावा अन्य प्राचीन काल के बंदरगाह थे, उनमें देखो मछलीपट्टनम, कावेरीपट्टनम, ऐसे बंदरगाह थे बड़े बड़े जिनसे जहाज़ों का आना जाना और व्यापार है वो चलता था।
उस समय प्राचीन काल में अरब सागर का नाम था रत्नाकर और बंगाल की खाड़ी को महाबोधि के नाम से पुकारा जाता था, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो है वो जहाज़ या नौकाएं चलती रहती थी। अब एक और उदाहरण आता है। एक राजा भोज हुए, धार के राजा भोज, जिन्होंने नौकाओं से संबंधित एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था युक्ति कल्पतरु। उसमें भारत में नौका बनना या नौका उद्योग के अवशेष भी या उसकी सबूत है वो पाए जाते हैं। इसके बाद में है एक है इसके युक्ति कल्पतरु के अलावा एक और साक्ष्य भारत में नौकाओं के पाए जाते हैं, जो है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी? इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिसमें मौर्य काल में चलने वाले नौका उद्योग या नौकाओं का बनना या एक नौकाओं के विभाग का उल्लेख हुआ है। उस विभाग को संभालने वाला जो अधिकारी होता था उसका नाम होता था नौकाध्यक्ष। ऐसे इस नौकाध्यक्ष की जानकारी भी प्राप्त हुई है। तो आज के वीडियो में हमने देखा हमारे भारत का वैभवपूर्ण अतीत नामक पाठ के दो बिंदु। पहला भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार, दूसरा प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। इससे संबंधित कई प्रश्न भी हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न पूछ लिया गया पहले इस बिंदु में से कि ऐसे कौन कौन से सबूत हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के विदेशों में भी पाए जाने के प्रमाण बताते हैं। तो इसका उत्तर देखो, जैसे चीन की दीवार के ऊपर जो एक वाक्य लिखा हुआ है वो है। इसके अलावा दूसरे देशों में जो प्राचीन काल के हिंदू संस्कृति के अवशेष या भारतीय संस्कृति के अवशेष, जैसे कई प्रकार के मंदिर है, बौद्ध मठ हैं, या ऐसी जैसे कई नाम हैं, राजा महाराजाओं के नाम हैं, इनसे ये पता चलता है कि हमारी संस्कृति दुनिया भर में फैली हुई थी। इसके अलावा एक छोटा प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्राचीन काल में नवद्वीपों के नाम से कौन कौन से द्वीप जाने जाते थे, तो ये 9 द्वीपों के नाम है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछ लिया जाए, कौन से पुराण में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा गया है, जिसका उत्तर है अग्नि पुराण। ये ऐसा छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। या जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, विष्णु पुराण में भारत को या भारत जो भूमि है वो कहाँ दर्शाई गई है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछ लिया जाए कि जो नाव है वो नाव शब्द या नाव की उत्पत्ति, इसके बारे में पूछा जाए तो हमें ये पूरी व्याख्या करनी है। इसके बाद में आता है भारत में प्राचीन काल का बंदरगाह है या कौन सी हमारी प्राचीन काल के जो भारतीय संस्कृति है उसमें नौकाओं या बंदरगाह का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो लोथल से प्राप्त होता है। या प्राचीन काल के पश्चिमी तट के बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे, सोपारा और भृगुकच्छ। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे ऐसे इतिहास के और वीडियो आते रहेंगे और आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे। आपको अपना वीडियो कैसा लगा जो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।